हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरे पे हैं और आज महम में हैं। महम विधानसभा की जब बात आ जाए है तो बाकी हरियाणा से थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाए इस विधानसभा में पहुंचे पाछे, वो चाहे नेताओं का हो या चाहे पब्लिक का हो। बीपी थोड़ा जल्दी जल्दी चेक कराते रहना चाहिए। हम तो महम वाले लोगों ने यही हिदायत देवा है। और यहाँ की अगर आप वीडियो देखो तो आप भी एक गिलास पानी जो है अपने पास लेकर बैठ जाया करियो, क्योंकि हो सके आपका भी बीपी हाई या लो जो है वो हो सके है। आप द हरियाणा स्टोरी देखो सो मैं सुथर अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। और महम की जब बात आवे है तो महम कांड ने भी याद कर ले हैं। महम का ऐतिहासिक चबूतरा है उसका भी जिक्र चल रहा है और महम की राजनीति ने भी समझाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ खास शख्सियत हैं उमेद सिंह सिवात जी। पूर्व विधायक हैं महम से और निर्दलीय विधायक बने थे, तो पुरानी राजनीति और आज की राजनीति पर भी चर्चा कराएंगे और महम में आज का क्या माहौल है उस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और एक खास बात यह भी है कि इनके सुपुत्र जो हैं डॉक्टर मनोज सिवात, वो इस बार दावेदारी ठोक रहे हैं। सर्वे की बात करें हैं तो कुछ सर्वे हैं जिन पे उनका ऊपर नाम आवे है, तो उन सारी बातों पे भी चर्चा जो है इनसे करेंगे। राम राम जी सिवात साहब। राम राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आए हो और हमारे इंटरव्यू ले रहे हो जी और आपका बार बार धन्यवाद। सर, पहले तो पुराने टाइम की राजनीति पर बात करेंगे। आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि हम भी आपसे सुन के न उन चीजों ने थोड़ा सा याद रख सके आगे खातर। तो आपके टाइम की राजनीति और आज की राजनीति में क्या बदलाव देखो हो? आपकी तो देवीलाल जी के साथ भी अच्छे खासे संपर्क रहे हैं, तो कौन कौन से किस्से खास हैं जो आज भी आपके दिमाग में छपे रहे हैं? देखो, पहले राजनीति थी राजनीति के लिए, आज राजनीति व्यापार बना लिया लोगों ने। और जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज आज की राजनीति में नहीं है। पैसे के बल पर, बाहुबल के बल पर, अपने घराने के बल पर लोग राजनीति करने की सोचते हैं। लोगों को खरीदते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों को लोभ देते हैं। इस तरह की राजनीति लोग कर रहे हैं। मैंने जब राजनीति की, कोई पैसे, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं मोटरसाइकिल पर फरमाना के रतन सरपंच होते थे, जाके फार्म भर के आया था। अच्छा, दो जने और मैं चुनाव जीत गया। मतलब दो जने फार्म भर का है। आज तो पूरा काफिला जावा, 1000 आदमी ना हो ले तहसील होती थी। हाँ। और हम दो जने फार्म भर के आए। अच्छा। और हम चुनाव जीत गए, ये देख लो। कमाल की राजनीति थी उस टाइम की। तो आज तो 1000 आदमी जो तो इकट्ठे नहीं हो जाए फार्म भरने के टाइम पे भी। 1000 में मुकाबला चला, 10-15 हजार आदमी इकट्ठे ना हो और कोई मोटरसाइकिल पर या एक कार में भी जाता हो, नंगड़ है। हाँ। इसका क्या होगा? इसने क्या मिलेगा? हाँ। तो और मैं 24 के चौतरे का MLA था। चौतरे पर मेरा नाम आ गया। आई वॉज द यंगेस्ट इन असेंबली। 27 साल कुछ महीने, पौने 28 साल का मैं था जब चुना गया। अच्छा। और असेंबली में सबसे पढ़ा लिखा था। मैं यूनिवर्सिटी टॉप की थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं रिसर्च स्कॉलर था पंजाब यूनिवर्सिटी का, UGC का स्कॉलरशिप मिला था। मैं मोड़न में छांट दिया, बना दिया। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके जो जिनके साथ मुकाबला था, कांग्रेस के कैंडिडेट थे राज सिंह दलाल जी, चौधराज सिंह दलाल थे, तो उनके साथ किसे के ताल्लुकात थे उस टाइम, या फिर हार जीत के बाद मनमुटाव? कोई खास मनमुटाव नहीं, बल्कि राज सिंह जी का एक किस्सा सुनाता हूँ जी। वो एक दिन मेरे पैरों में आके गाड़ी रोकी उन्होंने। अच्छा। और हारने के बाद? हाँ, कई साल बाद। अच्छा, कई साल बाद वो आए। मैंने सोचा क्या करेंगे, बाज के नमस्ते चौधरी साहब। मेरे कहा नमस्ते जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। माजी, मैंने भी आपके खिलाफ कोई गलत शब्द तो नहीं कहा। तो उनका कि साहब ध्यान देने योग्य है। कहने लगा ये तो ठीक है, आप आदर करते हो, फिर आपने नमस्ते नहीं करी आज तक। और मैंने फिर आज रात को सोचा कि छोटा भाई बोला हो जाए तो बड़ा ही कोई जिम्मेवारी नहीं। आज मैंने शाम रात ने फैसला कर लिया कि उमेद सिंह से गाँव में मिलियो। चोखा मेरा कार का तेल बच गया, रोहतक में मिल गया। मैं नमस्ते करना आया, नहीं तो काम में जाना पड़े। नहीं तो काम। मैंने कहा जी आगे मैं पहले कराया करूँगा, गुस्ताखी माफ। तो मैंने बोला बता गया नमस्ते पहले करने गया। फिर आगे उम्र में भी बड़े थे, उम्र में बड़े थे, मेरे से काफी बड़े थे। तो इस तरह मतलब वो जो जब जीत डिक्लेयर हुई, आजकल हम तो सरपंची में भी देखा गांव में कि जब वोटिंग की गिनती चल रही हो है तो आंखा में न्यारा त्योर सा बदल जावा है। आंख जब मिले हैं एक दूसरे कैंडिडेट की, तो उस टाइम पे कैंडिडेट मन में क्या चला? मिला ही, हम तो बाहर निकले जीत के ना। अच्छा।
और अपने गोहाना तहसील थी हमारी, ट्रैक्टर वैक्टर थे, जो जीप वीप थी, जुलूस लेके मैम तक आ गए। अच्छा, हाँ। तो देवीलाल जी के साथ के कुछ किस्से? देवीलाल जी का तो पुरानी आप बात है। विरोध में भी रहे, उनके साथ भी रहे। हाँ जी, देवीलाल जी बढ़िया आदमी थे, लोगों के आदमी थे। जी। और आज के पैसे के मैंने दो आदमी ऐसे देखे हैं, एक तो पंडित भगवत दयाल जी, एक देवीलाल जी, जिनको पैसे का लोभ नहीं था। अच्छा। पैसे लेके घर नहीं गए, जो मालाएं डलती थी लोगों से मांग के राजनीति करते थे। जी। और भगवत दयाल जी का तो 2 बार तो भगवत दयाल जी का मेरा साथ हुआ। वो नंदाना आए थे मेरे इलेक्शन में। अच्छा। वो भी इलेक्शन चला रहे थे अपना, तो उनके माला डली नंदाना में की, ये तो जी उमेश सिंह के नाम की, रिया आपकी, वो दोनों काट के मन्नत देगी। अच्छा। आजकल के नेता तो पीछे लेके आवे हैं। बिल्कुल। एक बार हासी में चंद्रावती जी का इलेक्शन था, वो उसके माला डाली, हर गांव ने माला डाली ब्राह्मणों ने कि जी ये तो हासी के इलेक्शन के लिए आप करनाल से लड़ रहे थे, ये करनाल की। उसने 2-2 माला डाली, उन्होंने सारी काट के, कौन है भाई चंद्रावती का यहाँ कार्यकर्ता इंचार्ज माजी मैं हूँ, सारी मन्नत देगी। अच्छा। मतलब पैसे की बिल्कुल ही वो नहीं थी। आजकल वाले तो इस तरीके का और वो यूं कहते थे कि ब्राह्मण के हथेली में माया रुकनी नहीं चाहिए, माया उतरती रहनी चाहिए, उतरती रहनी चाहिए। ब्राह्मण नहीं बसता, इतनी हथेली में माया बसती है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मैम और देवीलाल का भी अच्छा खासा संबंध रहा है, आपके साथ भी रहा है। अब उनकी अगली जो पीढ़ियां हैं वो उनकी राजनीति में संभाल रही हैं, 2 बंटवारे हो गए उसमें भी। सारा तो देश जाने मेरे क्यों को हुआ, अब की पूछ। सारा देश जड़े है। अच्छा, बहुत कम कह के घनी बात कह गए, क्योंकि हरियाणा की पब्लिक सियाणी है, वह समझ जाए। मैम की राजनीति आज वाली पर बातचीत करा हाँ पा। तो आपके बेटे हैं, रजिस्ट्रार भी रहे, वो प्रोफेसर भी हैं, खिलाड़ी भी रहे, एमडीयू में छात्र यूनियन के प्रधान भी रहे। तो मतलब बहुत लंबे गैप के बाद अब राजनीति में उतारण का कि देखो मैं फिर कोशिश करी, टिकट विकट मिली नहीं। हम चौटाला साहब के साथ भी थे, उन्होंने भी टिकट नहीं दी हमें, हालांकि मेरे से वायदा करके आए थे। फिर वो घने पढ़े लिखे में राजी ना थे देना। अच्छा। मेरा अपना मत है, तो दी नहीं, तो सूतना बेटा नहीं को मैं लड़िया ही नहीं, और हारने खातिर मैंने इलेक्शन लड़िया नहीं ना। मेरे दौरे इतने पीछे थे, फिर बालक पढ़ने का लग गए। अब आप परी हाँ, बच्चा ने मेरी वकालत भी छुटवा दी। मैंने अभी किसान आंदोलन पर किताब लिखी है 4 साल लगा के ना। अभी वो मेरी 15 के दिन में बाजार में आ जाएगी। तो आपका एक एहसान मनोज केवल जो आपने कही इतनी विशेषता नहीं, मनोज इंटरनेशनल लेवल का अर्थशास्त्री है, वर्ल्ड के इकोनॉमिक एसोसिएशन है उनका वो कार्यकारिणी का एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, और देश विदेश में, रसिया में, जर्मनी में, कनाडा में, चाइना में वो कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहता है, और वहाँ लेक्चर के लिए भी दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाता रहता है। तो इंटरनेशनल का इकोनॉमिस्ट है वो। और दूसरी बात है कि जो इतने पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो कागजी होते हैं, कागजी नहीं है, ग्राउंड का आदमी है। इज द बेस्ट टीचर। आप उसकी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उसके स्टूडेंट ऐसे भक्त मिलेंगे जैसे पहले गुरु शिष्य का एक नाता होता था ना, वो नाता मिलेगा आपको। लड़कियां हैं, लड़के हैं, उसको अपने बाप की तरह मानती हैं। और यूनिवर्सिटियों में कहते हैं कि लोग पढ़ाते नहीं, मैं तो वहाँ सिरसा कई महीने रह के आता हूँ, काम तो है नहीं मेरे पास वकालत का, तो किताब लिखी, वहाँ भी मदद करते हैं। तो ये सुबह चले जाते हैं, दोनों पुत्र वधू भी, ये भी दोपहर को रोटी खा के फिर चले जाते हैं। मैंने कहा पढ़ाते तो नहीं, पहले पढ़ाते तो नहीं, परंतु हमारी प्रेजेंस से बालक पढ़ते रहते हैं। रिसर्च स्कॉलर में पूछना हो जाए और हो जाए, एक टीचर का दबाव रहता है बैठे रहे। तो ये 9 से लेके 5 बजे तक डिपार्टमेंट में लगातार रहते हैं। शायद 20% भी ऐसे प्रोफेसर नहीं होंगे जो 9 से 5 तक बैठते हो, बिल्कुल, और पूरी क्लास लेते हो। अच्छा, इस टेम की बात करें, पिछला जो 5 साल गुजरा है, विधायक निर्दलीय थे, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, और बीजेपी सरकार सत्ता में थी 10 साल से पिछले। तो वो कह रहे हैं, जो बीजेपी के टिकट के मुख्य दावेदार हैं, कि भाई मैम में 600 करोड़ के काम हुए हैं इस सरकार में। आपने क्या लगे है कि मैम के क्या हालात हैं आज के दिन? आप कितने हैंड के देख के आए हो, दिखे काम कितने 600 करोड़ वाले?
कितने दिखे के मन तो दिखे नहीं कटाई हुए हैं पता नहीं। क्या क्या समस्याएं आज मैम में देखने लग रहे हो कि मतलब ये जो है कम से कम ये काम तो हो जाने चाहिए थे। मैम से तो ऐसी ऐसी समस्या आप शहर में जाओगे, इस सरकार ने इसका टाइम में पड़े हैं 9 इंची पाइप डाल रखे हैं सीवरेज के लिए। अच्छा। 9 इंची पाइप में इतना शहर का कैसे वो होगा, मतलब ओवरऑल सीवरेज की तो सबसे ज्यादा जरूरत है मैम शहर की। सड़क मैम की फूटी मिलेंगी, हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। हाँ मैम की समस्या है। और सबसे बड़ा बीजेपी का कारण है, बीजेपी लोगों की तो पार्टी नहीं, पूंजीपतियों की पार्टी है। किसान आंदोलन, आज अब भी एक कर्मचारी के पास बैठा था मेडिकल में, हालांकि ये बात सैनी, मैं सोच रहा था सैनी बोला जी हम तो ओपीएस के मारे यहाँ, और कर्मचारी तो सारे कांग्रेस को टिकट देंगे ना, अच्छा। वोट देंगे। मतलब मुख्यमंत्री जो ओबीसी से बना हाँ, दिए सैनी साहब उसकी उनका। कास्ट का आदमी था। अच्छा। कर्मचारी नाम तो मैं क्यों बताऊं, बाकी उसने कहा जी हम तो ओपीएस वाले आदमी हैं और कर्मचारी तो कांग्रेस की वोट देंगे। तो आपने भी इन चीजों की समझ है। नई पेंशन स्कीम फ्लॉप होने के बाद एक और नई यूनियन पेंशन स्कीम हाँ लेकर वो आई आई है, है, उससे लोग तो सेटिस्फाइड नहीं है, उसे नहीं ना सेटिस्फाइड किया सेटिस्फाइड नहीं है। आपकी कांग्रेस। दूसरी बात बीजेपी की सरकार की ये है, इनकी इकोनॉमिक जो नीतियां हैं वो किसान के मजदूर के हक में नहीं है। पूंजीपतियों के क्रोनी कैपिटलिज्म के समर्थक हैं। दो आदमी को सब कुछ बेच दे, ये कहें कांग्रेस ने क्या कराया, बेचा किससे है, बाबू ने किले मोल रखे उन्हें बेच के चौधरी बना है। सारी चीज बेच दी, रेलवे बेच दी, कोयला खान बेच दी, कारखाने बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ तो बेचने लग रहा है, बंदरगाह बेच दी, तो कि बेचा कितना जब सरकार ने ना करा था। आपने रिसर्च करी है अच्छे खासे, उसके बाद किसान आंदोलन पे एक बुक आपने लिखी है जो आने वाली है, तो किसानों ने लेके भी बड़े बड़े दावे हैं जो बीजेपी सरकार करने लग रही है। 2024 तक आय दोगुनीकरण का वादा था एक, तो उस पे आपने क्या लगा है कि कितना काम ये हुआ मेरी है। समझ में 80% किसान बैठे हैं, 5 साल तक पाँच है आय मेरी समझ में घटी है। अच्छा। दुगनी होने की तो बात नहीं आ रही है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, उस समय गेहूं का क्या भाव था, आज कितना बढ़िया है। और उस समय पेस्टिसाइड के क्या भाव थे, ट्रैक्टर का क्या भाव था, और दूसरे इम्प्लीमेंट्स के भाव थे, वो तो यूं गए हैं 90 के एंगल पर, और इनके गए हैं धीरे धीरे सड़क के न। तो अभी फिलहाल दूसरी फिलहाल मजदूरों की समस्याएं हैं, हमें चुनाव में पता चलता, हम गिरावट में चले गए। गिरावट में झाड़का में हमारा प्रोग्राम था शेड्यूल कास्ट में, उन्होंने बोले घर देख लो, ऑर्डर घर है, उससे में बहू, उससे में सासू, उससे में जापा, उससे में सब कुछ। कहने लगे जी नौकरी मिलो चाहे ना मिलो, कम से कम भी 100 गज के प्लाट मिल जाए। तो हुडा साहब का यू कार्यक्रम था 100 गज के प्लाट देने वाला, हम तो जब भी कहा करते, परंतु आज भी कहें गरीब आदमी आज प्लाट खरीदेंगे घर नहीं बना सकता। गांव में भी मेरी समझ 5-1 हजार रुपये का तो होगा भाव, और शहर में तो कम से कम भी 20-25 हजार से घाट बाहर भी नहीं है। तो आज गरीब आदमी जब सरकार प्लाट ना दे तो गरीब आदमी तो रह ही नहीं सकता। तो ये जो स्कीम है मैं तो इसको बहुत ही अच्छी मानता हूँ, हुडा साहब की जो 100 गज के प्लाट वाली है, ये तो दे ही देनी चाहिए, प्रायोरिटी पर ये होनी चाहिए, और से काम हो चाहे ना, डेवलपमेंट होती रहे। पहले तो जीण का रहने का साधन है, डेवलपमेंट तो बढ़ाने का काम है। हम कार ले रहे, हमारी कार तो जब दौड़ेगी, उस गरीब का तो पैदल चलने का भी बहुत नहीं, गलिया में इतना इतना खर्चा है और है। तो बेसिक नीड्स पूरी करनी चाहिए। आज अस्पताल है, अस्पताल रोहतक चले जाओ, मेडिकल है, मेडिकल में 4 दिन डटके राजी नहीं है, 4 घंटे भी दिन के ना डॉक्टर है ना सफाई है। और मेरी समझ पिछले 10 साल में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल पैदा हो गए रोहतक में, और कर्जा काट दें, आम आदमी का तो व्यवस्था नहीं इलाज कराने का। तो मैं ये समझता हूँ कि गरीब आदमी की शिक्षा और स्वास्थ्य इसका और किसान, इनको यदि सरकार नहीं देगी ये जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए किसान को भी सब्सिडी की जरूरत है, किसान को सस्ते सामान की जरूरत है,
और मजदूर को तो इससे भी ज्यादा जरूरत है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने का यूं प्रबंध तो सरकार ने करना ही चाहिए। अच्छा, मैम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के दावेदार हैं वो भी गणे हैं, संख्या बहुत गणी है, और उसमें एक तो दावेदारी से हैं, 4 बार के विधायक उनके सुपुत्र हैं। तो आपके सुपुत्र हैं जो डॉक्टर साहब, उनने उनके पास कौन सी मजबूती है कि टिकट जो है उनने हाईकमान जो देवे? उनके पास अपनी मोरल वैल्यू है, वो एक अच्छा शिक्षक है, अच्छा खिलाड़ी रहा है, टॉपर रहा है यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी का प्रधान रहा है। और मैं ये समझता हूँ आज या शुरू से ही कांग्रेस की जो फिलोसफी है, नीति है, नेहरूवियन मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स को फिर से लागू करने की जरूरत है। और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, आज दूसरे कैंडिडेट की नहीं, मैं 2-4 कांग्रेसियों छोड़ के राहुल उस लाइन पर ले जाने लग रहा है। कांग्रेस ही नेहरू को भूल के मोदी का याद है। मोदी और नेहरू को गाड़ दे, नेहरू मरे तो 36 और 60 साल हो गए, ये नेहरू ने गाड़ दे, क्यों दे गाड़? मोदी शाना है। नेहरू एक आदमी नहीं था, नेहरू इज ए आइडिया, नेहरू इज ए फिलोसफी, नेहरू इज ए थॉट। उस थॉट को आप किल नहीं कर लोगे, इतना नेहरू नहीं मरेगा। और उस थॉट को किल करने में लगे रहते, ये नेहरू ने भूल गए। मेरी समझ में कांग्रेस के आप 90% आदमियों को पूछोगे, नेहरू की किताबें नहीं पढ़ी है। माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, किसी ने नहीं पढ़े हैं। तो कांग्रेस नेहरू को भूली और बीजेपी को याद है। तो मैं ये समझता हूँ इस भारतवर्ष में 3 राजा हुए हैं जिसने चेंजेस ले आई है, बेसिक चेंजेस। पहला अशोक, सारी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला दिया। वो बुद्ध था, परंतु उसके एडिक्ट्स हैं, उसने पहली बार लिखाई उसकी मिलती है, रोक एडिक्ट्स हैं, शिलालेख हैं, स्तूप लेख हैं, कहीं भी बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं है। फिलोसफी एक माँ बाप की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो। मतलब वो बौद्ध होते हुए भी अपने जो उसके वो हैं वो बिल्कुल सेकुलर हैं। और मतलब सबसे मजबूत राज था अफगानिस्तान तक राज था। दूसरा मैं समझता हूँ अकबर हुआ है। अकबर ने भी, हालांकि वो मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान था, परंतु वो सब धर्म के आदमियों को अपने उसमें रखता था। एक बार की तो ये बात है, ये फतेहपुर सिकरी मतलब दरबार लगाता था, मौलवी बुला लिए और वो लड़े गए, मुस्लिम धर्म पर ही लड़ते रहे, उनके मारे जो भगाओ इन बुलाई, ये सबसे ज्यादा वो सारे धर्मों के आदमियों को बुलाता था। और हिंदुस्तान में उन्होंने एक सादा कल्चर अपनाने की कोशिश करी। यूं जवाहरलाल था, उसने भी एक सादा विरासत अपनाने की कोशिश की। आज बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले मेजोरिटी निज़म के लिए, बहुसंख्यकवाद के लिए वो करते हैं। छोटी के लिए कोई मुसलमान मार दिया, कोई गरीब आदमी, वो कूड़ा बीनने वाले आदमी मार दिए दादरी में। इससे ज्यादा दलालत क्या हो सकती है। और मैं नूह में गया, लड़ाई हुई जो नूह के इन वहाँ यात्रा निकाली, मैं वहाँ 2 बार जाके आया, उनकी मेहू की पंचायत में भी गया था। वहाँ जाके देखा ये मोनू मानेसर है, ये सारे ऐसे है, एक वो मोनू मानेसर और एक बिट्टू बजरंगी, ये 2 पैसे के आदमी है। वहाँ सब में है कि पुलिस से गाय पकड़वाने के रुपये लेते हैं, गाय पकड़वाने के रुपये ले, ट्रक काटने के रुपये ले हैं। और ये न्यू कहे, कोई आड़ा यूं कह दे यू बलबीर जमान नरम आदमी है, इसने कोई न्यू कह दे तेरा फूफा हुआ है, यू भी लट्ठा लेगा। इसने वो किया कि तारा बटे हुआ रहा कहते न्यू को रह गए। तो मैं भी तैयार से थी बहादुर कौम। अब मैं ये समझता हूँ मेहू का इतिहास, मेहू तो सबके साथ लड़े, बाबर के साथ वो लड़े, औरंगजेब के साथ वो लड़े, अंग्रेजों के साथ वो लड़े, देश की आज़ादी में वो लड़े। उन आदमियों के साथ मुसलमान बना के उनको अलग से काटना तो बीजेपी की देशद्रोह की नीति नहीं, तो और क्या है। तो बीजेपी की जो ये नीति है ना, ये देश को ले डूबेगी। चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे, वो कहते थे कि देश गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि हम कमजोर थे, देश गुलाम ये हुआ कि कुछ जातियां न्यू ठेका उठा लिया, काम हिंदुस्तान के ठेकेदार सा।
और कुछ जात हैं ब्राह्मण और राजपूत। ब्राह्मणों में भी बड़ी आदमी भी ब्राह्मणों में, यदि कि मैं आंदोलन कराया तो ब्राह्मणों ने किया और बेड़ा कराया तो विनाश किया। स्वामी दयानंद भी ब्राह्मण था। परंतु उस टाइम इन्होंने जो कास्ट सिस्टम है ना हिंदुस्तान का, ये सबसे नुकसानदायक। तो अभी ओवरऑल आप घूमने लग रहे हो के मतलब देश बटा हुआ था। अब 12,000 घोड़ते लेके एक आदमी आता है बाबर, और वहां तक चला जाता जीतता हुआ, क्योंकि थोड़े आदमी थे, लड़ना आम जनता थी नहीं। आज नेहरू ने जो पैदा किया स्वतंत्रता आंदोलन ने, एक भारतीयता की, देश की एक विचार पैदा किया लोगों में। आज देश पर आक्रमण होता, गांव का गाय चराने वाला आदमी भी खड़ा हो जाता है। तो जो ये देश की भावना है ना, नेशनलिज्म की भावना, ये नेहरू ने पैदा की है, राष्ट्रीय आंदोलन ने पैदा किए, कांग्रेस ने पैदा की, ये उसको तोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी का जो रूप दिखाया जाने लग रहा है कि सबसे देशभक्त सरकार है, सबसे देशभक्त प्रधानमंत्री, इतना बड़ा नेता इंटरनेशनल लेवल पे कोई होया ही नहीं आज तक। कहे जाओ कहे थे कि वो धीरे धीरे एक बार समझा था, लोग दुखी थे कांग्रेस से हैं, इन्हें कुछ प्रचार कर दिया, कोयला खान खा के 2G का 4G का घोटाला करके पाया कुछ नहीं पाचा, परंतु एक हवा बना के आंदोलन राज ले गए। परंतु मोदी लेके लिया के 10 साल में ना किसाना की हालत सुधरी, ना यूनिवर्सिटियों की हालत सुधरी, ना अस्पतालों की हालत सुधरी। बनाया के इंटरनेशनल आज हमारे हक में कौन बोलनी है, दौरे दौरे देश है, श्रीलंका खिलाफ, नेपाल खिलाफ, चाइना खिलाफ, छोटा यू था मालदीव, इन भी झंडा ठा लिया इनके खिलाफ। पड़ोसी सारे रोसा रखे। तो आपके महम की वापस आवे, महम के जो विधायक फिलहाल हैं वह यूं कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार बनेगी हरियाणा में और महम से मैं विधायक बनूंगा और मेरे समर्थन के साथ सरकार बनेगी। तो इसे में वो समर्थन तो कांग्रेस ने देने की बात है, लेकिन किसान का अकबर के साथ दोस्ती थी और टोटा आ गया, उसकी वो बोली तो अकबर के साथ दोस्ती है, तू मांग लिया कि मैं, वो गया तो गया जब नमाज पढ़ा था। अच्छा। बोला महाराज के करो थे, बोला मांगू था। अच्छा। वो न्यू कर दुआ मांगे हैं। बोला तन्ने मांगना पड़ा, मेरे अब के है, उल्टा चाल पड़ा। बोला क्यों चाल पड़ा, बोला उसे पर मैं मांग लूं। तो यू कांग्रेस में बन के जाएगा, कांग्रेस में मदद करेगा तो कांग्रेस का कैंडिडेट बना लेंगे लोग, इसकी क्या जरूरत है। इसने 5 साल में क्या करे हैं, बीजेपी की पर्ची गिरी, बीजेपी की राजनीति करी, अपने बिजनेस में नुकसान नहीं होने दिया। अच्छा। हाँ, इसका बिजनेस न्यू का तो चलेगा, बीजेपी की मदद करे, बिना न्यू का बिजनेस क्यों एक दिन में घर बिठा दे, फांसी ला दे बिजनेस वाला का। तो इसका पीछे के 800,000 करोड़ का रिटर्न भरा था इसने अपने फार्म में, आज कहीं 10,000 करोड़ का एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, परंतु लोग कहते हैं, परंतु बढ़िया जरूर है। तो कहाँ से बढ़ गया, एक समाज सेवी की तो बहुत बड़ी छवि बना रखी है, लेकिन चलो अच्छा था, बस लगाता था, परंतु समाज सेवा को बेचना एक बढ़िया टोटा आ गया। वो उसकी घराड़ी बोली जग बेचा बढ़िया, जो धर्म करे, जग का मतलब अच्छा काम किया, यज्ञ कराया, बेचा, वो चला गया। उसने दादा परदादा ने घड़िया कर रखी थी, 4 रोटी बांध के चाल पड़ा, वो खान लग गया, एक कुत्ती आ गई, उसने आधो दो एक रोटी की थी, फिर खा गई, उन्होंने बोला आधो 4 रोटी घेर दी। अच्छा। वो बढ़िया गया, रुपया लगा, बोला भाई ले ले। उसने अपना ब्राह्मण बुलाया, पतरा देख लिया, बोला भाई, बोला जो आज करे हुआ बेच ले। अच्छा। तो उसने कहा मत क्यों करे ना, जो भूखा मर जाएगा, तो ये तो बेचा है जग ने। अच्छा। जग बेचना तो महापाप है। ठीक है, समाज सेवा करेगा ठीक है, केवल जग नहीं बेचता। मैं तो ये कहता हूँ 24 तो सारे देश में, जैसे आप कह रहे थे 24 के लड़ाकू हैं, बहादुर थे, लड़ाके थे, इसने 24 को मोल लेने खरीदने के लिए एक डिग्रेडेशन लाई है समाज के अंदर, और ऐसे आदमी सबसे खतरनाक। तो महम में इस बार क्या देखने लग रहे हो, क्या नतीजा गांव घूमने लग रहे हो? कांग्रेस की टिकट हमने मिली तो हम 100% जीतांगे, और इससे फालतू में क्या करें। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। लोगों का उल्टा का असर है, उल्टा का असर तो वोट मिलेंगी, और मनोज की छवि तो वोट मिलेंगी, और किसी ने मिलेगी तो हम उसकी पर्ची गिर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।
तो हमारे साथ मैम थे पूर्व विधायक उमेद सिंह सिवाच जी थे और पूरी बातचीत करी है। पुराने टाइम की यादें जो है इनकी भी ताजा होगी और हमने कुछ सीखने मिल गया उन बातों से, कुछ नई बातें जो है वो पता चली हैं। तो महम की राजनीति की जब बात कर रहे हैं तो अलग अलग जो नेता हैं उन तक भी हम मिलेंगे, लेकिन इस तरीके की जो बात है वो शायद ना मिल पावे, क्योंकि एक तो उम्र का हिसाब किताब है, वो वाला ज्ञान जो है वो मिल सका है, वो बातें याद आ सके हैं। आजकल के वाले नेता जो हैं इस तरीके की जानकारी जो है शायद ना दे पाएंगे। तो महम के बारे में इस वीडियो ने लेके आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और महम के लोग जो देखने लग रहे हैं वो कमेंट में यूं भी बताइए कि आप अपना विधायक जो है किसने बनाना चाहो हो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राम राम।